हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, इसका एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास तक मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स जो है वो ऑलरेडी रैप अप करवा दिए हैं। उनके सारे ट्रीटमेंट्स, जो भी स्टेप्स नेसेसरी हैं वो स्टेप्स भी मैंने आपको लिखवाए हैं। अब फर्दर हमारे पास कुछ और एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं, वो हम करेंगे रैप अप और उसके बाद फिर हम उठाएंगे क्वेश्चंस। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात, आप प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियोस, ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच, ये एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ रहा है और आपको हेल्प कर रहा है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन आप मुझे भी दें। आप करें लाइक, कमेंट, शेयर करें। हो सकता है कि आपके अलावा ऐसे कई और बच्चे हैं जिनको ये ज़रूरत हो इस टॉपिक की, इसके गाइडेंस की, तो आप उनके साथ इसको शेयर करें। ओके, और साथ में सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को जिसका नाम है कॉमर्सशाला। बेल आइकन पे ज़रूर आप क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई एक नया वीडियो डालूं तो आप तुरंत इन्फॉर्म हो जाएं कि हाँ, अब एक नया वीडियो आ गया और आज हमें करना है अपना काम शुरू और उसको करना है रैप अप। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरीज। ठीक, हमें इतना पता है जब भी हम कोई अरेंजमेंट करते हैं या किसी भी अरेंजमेंट में जाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही उस अरेंजमेंट में हम जाते हैं तो उस दिन जो सामने वाला पर्सन है उसका क्या वर्थ है उसको हम जरूर एक बार परखते हैं। करेक्ट, तो यहां पर भी सिमिलर केस है। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन वो क्या करती है बेसिकली कि वो उस दिन सब्सिडरी कंपनी में जो एसेट्स हैं उसका रिवैल्यूएशन जो है वो भी कर सकती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं दैट होल्डिंग कंपनी जो कि किसी भी कंपनी का स्टेक अक्वायर करती है, जिस दिन वो अक्वायर करती है वो होती है डेट ऑफ एक्विजिशन। और इस डेट ऑफ एक्विजिशन पे होल्डिंग कंपनी जो है वो बेसिकली परफॉर्म करती है रीवैल्यूएशन किस चीज का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी टू देयर फेयर वैल्यू। ठीक है, अब ये होल्डिंग कंपनी कर रही है रिवैल्यूएशन सब्सिडरी के एसेट्स को, यानी सब्सिडरी का जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, इस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीवैल्यूएशन विल नॉट अफेक्ट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें तो जो भी एसेट है वो कैरी हुआ होगा एट कॉस्ट, ठीक है, या फिर उनका जो अपना तरीका है। लेट्स से इसमें दिख रहा है एक बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो है वो दिख रही है 80 लाख की। ठीक, अब डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ, डेट ऑफ एक्विजिशन आया, यानी होल्डिंग कंपनी ने एस कंपनी में कुछ स्टेक अक्वायर किया है। तो अब होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, जो भी एसेट है उसको रिवैल्यू करेगी। तो अभी हमने एग्जाम्पल में एसेट क्या लिया है, बिल्डिंग, और उसकी वैल्यू क्या ली है, बुक वैल्यू 80 लाख। नाउ ये जो बिल्डिंग है इसकी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन है 80 लाख, लेकिन पता चला कि मार्केट में जो इसकी वैल्यू है डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन दैट इज 100 लाख, यानी 20 लाख जो है वो हायर वैल्यू है। तो अब होल्डिंग क्या करेगी, होल्डिंग उसको रीवैल्यू करेगी फेयर वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो 20 लाख का जो ये एक्स्ट्रा जो दिख रहा है यहाँ पे अमाउंट, दैट इज
रीवैल्यूएशन गेन या प्रॉफिट, बट ये रियल प्रॉफिट्स नहीं होते। इस पॉइंट का अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कोई रियल प्रॉफिट्स नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, जो ये 20 लाख का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, इसको हम कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक, यानी पहले 80 लाख का था और अब 100 का करना है, तो 20 लाख से हमने वैल्यू उसको बढ़ा दी। ठीक, तो अब आपको नहीं लगता कि पहले जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे वो आप किस पे लगा रहे थे, 80 पे, लेकिन अब क्या है 100, तो आपको डेप्रिसिएशन और ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो इस केस में जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, यानी रिवैल्यूएशन गेन होगा और उसके साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो भी इनटू पिक्चर आ जाता है। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, और ज्यादा बुक्स में लेकर जाना है, यानी लेट से इस पे आपका 8 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो इस पे आपका 10 लाख का डेप्रिसिएशन होगा। पहले आप बुक्स में 8 लाख चार्ज कर रहे थे, यानी आपने आपके प्रॉफिट्स में से 8 लाख माइनस किए, लेकिन अब आपको आपके प्रॉफिट्स में जब रीवैल्यूएशन हो गया तो एक्चुअली करना कितना है, 10 करना चाहिए ना, तो 8 आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको एडिशनल 10 जो 2 जो है वो आपको और करना पड़ेगा। तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 लाख का है, इसको आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे, यानी प्रॉफिट पे इसका इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। ठीक है, वहीं अब लेट्स से दूसरा सिनेरियो, बिल्डिंग की बुक वैल्यू जो है डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन वो हमने लिए 80 लैक्स। लेट्स से फेयर मार्केट वैल्यू जो है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन वो है 70 लैक्स। यहां पर 10 लैक्स जो है वो रिडक्शन दिख रहा है, ये जो है इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो उस केस में रीवैल्यूएशन करने पर आपको क्या हुआ है, लॉस, तो उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट यहां भी देखना पड़ेगा। पहले जो डेप्रिसिएशन था वो आप 8 लाख चार्ज कर रहे थे, अब आपको कितना करना है, लेकिन 7 ही करना है ना, यानी आपने पहले आपके प्रॉफिट्स में से 8 लाख माइनस किया था, लेकिन आपको एक्चुअली अब कितना करना है, 7 लाख ही, तो आपने एडिशनल करके रखा हुआ है 1 लाख, तो ये 1 लाख जो है एडिशनल, इसे हम कहते हैं सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। अब अगर सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा, आप उसको एड बैक करोगे, तो प्लस कर दोगे, तो इट विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट, यानी प्लस इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स। ओके, कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है। अब हम लिख लेते हैं हमारे स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप होता है रीवैल्यूएशन के केस में, दैट रिवर्स डेप्रिसिएशन charge to calculate assets value on date of acquisition.
1 अप्रैल, 31 मार्च, ये है हमारी ओपनिंग डेट, ये है डेट ऑफ कंसोलिडेशन। लेट्स से यहां पर कहीं पे हुआ एक्विजिशन, 1 जुलाई ले लें, तो ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। प्री हो जाएगा हमारा अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स, और पोस्ट हो जाएगा 9 मंथ्स। अब रिवैल्यूएशन कब हो रही है? डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन। इस दिन लेट्स से बुक वैल्यू है 78,000, डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन बुक वैल्यू है 72,000। तो ये जो 6,000 है, ये बेसिकली क्या है? आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट स्टेप में आपको इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे? 6,000 का डिफरेंस, तो इसको आप करोगे एड बैक, यानी 72 को आप क्या करोगे? 78 में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक, तो आपका एक तो ये तरीका है कि आपको दोनों की क्या गिवन होगी, डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन बुक वैल्यू और डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन। तो आप डायरेक्टली भी 78 ले ही सकते हो ना, मतलब 72 में 78 अगर आपको लेकर जाना है तो 78 तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 6,000 अगर ऐड करोगे भी 72 में तो 78 ही आएगा। तो अगर गिवन है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो इस अमाउंट को, या फिर दूसरा क्या तरीका होगा जो वो आपको बोल सकते हैं, वो आपको बोलेंगे कि डेप्रिसिएशन है एट 10%। तो अब आप क्या करो? आप डेप्रिसिएशन 10% निकाल के और आप उस अमाउंट को जो है आप उसको ऐड कर दो, यानी रिवर्स करो। जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज है आपको उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब जो चार्ज किया था तब माइनस किया होगा, तो अभी क्या करोगे आप? प्लस। और ये आप क्यों करोगे? ताकि आप एसेट की वैल्यू समझ पाओ और फाइंड आउट कर पाओ डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन। अगर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन एसेट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तब तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्टली वो ले लो। ठीक, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन हमें एसेट की वैल्यू पता चल गई। स्टेप 2, अब स्टेप 2 है रीवैल्यू द एसेट एंड calculate revaluation gain or loss on date of acquisition। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो ये होगा आपका रिवैल्यूएशन गेन, और अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो ये होगा आपका रिवैल्यूएशन लॉस। ओके, अगर रिवैल्यूएशन गेन है, आप किसका रिवैल्यूएशन कर रहे हो? एसेट्स का, और ये किसके एसेट्स हैं? सब्सिडरी के। ठीक है, तो जो भी गेन या लॉस होगा उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा? सब्सिडरी के ही प्रॉफिट एनालिसिस में। और सब्सिडरी का प्रॉफिट एनालिसिस कहाँ होता है? वर्किंग नोट 1। तो अब आप क्या करोगे? आप इसको ऐड कर दोगे प्री प्रॉफिट्स में, वर्किंग नोट 1 में। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आप प्री प्रॉफिट्स में से माइनस कर दोगे वर्किंग नोट 1। प्री प्रॉफिट इसीलिए पोस्ट हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो भी रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन के कारण जो भी आपका गेन या लॉस आ रहा है वो आप निकाल रहे हो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। और डेट ऑफ एक्विजिशन जो है उस दिन जो भी आपके एसेट्स हैं या जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके प्री का पार्ट माना जाता है, ना कि पोस्ट का। तो इस वजह से आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे, गेन होगा तो उसमें ऐड कर दोगे प्री में, लॉस होगा तो उसको माइनस कर दोगे प्री में, लेकिन प्री में ही होगा। ओके, और ये हो जाएगा वर्किंग नोट 1। देन स्टेप 3, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन
अगर गेन का केस है तो, या फिर सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन अगर लॉस का केस है तो, वो भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो depreciation should have been charged, जितना चार्ज होना चाहिए, यानी कि रिवैल्यूएशन के बाद। ओके, रिवैल्यूएशन के बाद यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर परसेंटेज इनटू पोस्ट के जितने महीने हैं वो, प्री वाले नहीं, क्योंकि अब पोस्ट जो रिमेनिंग है आपके एक्विजिशन के बाद का जो डेप्रिसिएशन, सिर्फ उतने पोर्शन को ही आप लोगे ना, यहाँ पे कंसिडर करोगे। ओके, इसमें से आपको लेस करना है जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड है डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन तक, यानी ऑलरेडी चार्ज्ड बुक्स में जो दिख रहे हैं, तो वो जो चार्ज हुआ होगा वो बुक वैल्यू के बेसिस पे चार्ज हुआ होगा, उसको भी आप देखोगे पोस्ट मंथ्स के हिसाब से निकाल के। ठीक है, ये जो फिगर आया, अब ये फिगर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन, यानी आपको अब क्या करना पड़ेगा, जब एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है तो बेसिकली अब आपको माइनस करना पड़ेगा रिड्यूस फ्रॉम वर्किंग नोट 1। ठीक है, इसमें भी फ्रॉम पोस्ट पीएनएल, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन जो है वो आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हो जब, तब उस टाइम पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हो, तो वो रेवेन्यू नेचर है, तो इस वजह से आप उसको पोस्ट में से करोगे, प्री में नहीं करोगे। प्री वाला कैपिटल पोर्शन होता है, पोस्ट वाला रेवेन्यू पार्ट होता है। ठीक है, बट अगर यहां पे आपका फिगर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपका सेविंग हुआ है इन डेप्रिसिएशन, और अगर सेविंग हुआ है तो इस केस में जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा एड टू वर्किंग नोट 1, और ये भी पोस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन और फर्दर आप चार्ज कर रहे हो, और सेविंग इन डेप्रिसिएशन उतना आप रिवर्स कर रहे हो क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, स्टेप 4, अब इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे भी पड़ेगा, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इसमें एसेट की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जो भी एसेट की आप बात कर रहे हो वो एसेट की वैल्यू में आप होल्डिंग कंपनी का लेते हो और सब्सिडी का लेते हो, दोनों को ऐड करके कंसोलिडेशन कर देते हो। नॉर्मली आपको ये प्रोसीजर तो पता है ना, विदाउट एडजस्टमेंट, राइट। अब इसमें होल्डिंग के केस में बिल्डिंग की कितनी वैल्यू दिख रही है वो आप यहाँ पे एज इट इज ले लोगे, क्योंकि आपने होल्डिंग कंपनी के एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं किया है। रिवैल्यूएशन कहाँ हुआ है, सब्सिडी के उसमें। अब सब्सिडी कंपनी का जो बिल्डिंग है उसको पहले आप लोगे, और इसमें से आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज्ड। ओके, एक बात और, यहां पे जो बिल्डिंग अब आएगा
वो रीवैल्यूड पे आएगा, और रीवैल्यूड कौन सा अमाउंट है आपका, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ये शो होना चाहिए। जब आप ये प्लस कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास एसेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा जो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट दिखाना है वो। ओके, सो ये था हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन सच रिवैल्यूएशन। अगर डेप्रिसिएशन उन्होंने इग्नोर करने बोला है तब उस केस में स्टेप 3 जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ स्टेप 2 करोगे और स्टेप 4 करोगे। यानी जो भी अगर गेन आ रहा है उसको प्री प्रॉफिट में ऐड कर दो, लॉस आ रहा है माइनस कर दो, साथ में जो एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है उसमें मार्केट वैल्यू पे दिखा दो, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए उसको माइनस करके वहां पे दिखा दो। डेप्रिसिएशन वैसे नहीं दिया, इग्नोर करने बोला है तो सिर्फ मार्केट वैल्यू पे होगा, डेप्रिसिएशन की तो फिर बात ही नहीं है ना। राइट, क्लियर है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला पार्ट समझने के लिए। बेसिकली लेट्स से डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाले दिन हमें मशीनरी की वैल्यू इन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी वो हमें गिवन है, वो है 1,08,000। ठीक है, साथ में डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन हमें बताया गया कि 1,20,000 जो है वो उसकी वैल्यू थी। ओके, यानी ये है क्या है, बुक वैल्यू, लेकिन कंसोलिडेशन वाले दिन यानी ईयर एंड पे। और ये क्या है, बुक वैल्यू, लेकिन ये कौन सा है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन। ठीक है, रीवैल्यूएशन जो हुआ तो रीवैल्यूएशन ऑफ मशीनरी जो की गई तो उसके बाद जो रीवैल्यूड अमाउंट था दैट वाज 1,44,000। और ये रीवैल्यूएशन कब किया गया होगा, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। करेक्ट। अब हमें इसको कैसे कैलकुलेशंस देखनी है। अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो मैं आपको ये डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। ओके, तब आपको जो वर्किंग नोट बनाना है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप लोगे बैलेंस एज ऑन, जो भी आपकी ओपनिंग बैलेंस है या डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन बेसिकली। ठीक है, पर ये कौन सा है, बुक वैल्यू। वो कितना है, वो है नहीं 1,20,000। ठीक है, और आपको पता है बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये कितना है, ये भी बुक वैल्यू। अभी मैंने मार्केट वैल्यू के बारे में बात नहीं की है। ठीक है, मार्केट वैल्यू यानी ये फेयर मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूड अमाउंट 108। तो यानी जो डिफरेंस है 120 माइनस 108, तो डिफरेंस 12,000 का जो है, ये जो 12,000 का डिफरेंस है दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जो कि क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो इसको यूज करके मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकती हूं। तो यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा
12,000 जो डेप्रिसिएशन है, साथ में ओपनिंग वैल्यू 1,20,000 क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इसी पे चार्ज हुआ होगा, ठीक है, इनटू 100, तो ये क्या हो गया 10%। तो 10% जो है वो मेरा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट निकल के आ गया, ठीक। नाउ डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज्ड, यानी कितना चार्ज होना चाहिए, तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए, हमने पढ़ा था। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 144 इंटू 10%, क्योंकि हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया है, इसमें प्री पोस्ट मंथ कुछ नहीं है, आप अज्यूम कर लो कि पोस्ट मंथ जो है वो पूरा पोस्ट ही है, तो पूरा ये हो जाएगा 10%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 14400, इसमें से आप माइनस करोगे जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, यानी 12,000 वाला फिगर ऊपर, 1,20,000 पे जो 10% है, यानी जो 2,400 है ये क्या आ रहे हैं पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन। इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगी, इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को जब मैं वर्किंग नोट 1 बनाऊंगी तो वहां पे मैं इसको जो प्रॉफिट्स है पोस्ट उसमें से मैं इसको माइनस करूंगी, ठीक है। आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि एडिशनल है, कि पहले वैल्यू कितनी थी 120 और अब वैल्यू कितनी है 144, तो इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज जब होता है इसको आप कहते हो अपवर्ड रिवैल्यूएशन, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन के केस में आपको रिवैल्यूएशन गेन होता है, और जब रिवैल्यूएशन गेन होता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो ये है, ओके। तो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की कोई डिटेल नहीं गिवन है, लेकिन अगर आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन है तो आप डेफिनेटली डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, ओके। तब आपको निकालना ही पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं स्टेटेड था इसलिए हमने नहीं निकाला। अगर नहीं निकालना होगा डेप्रिसिएशन, अगर इग्नोर करना होगा, तब वो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में देंगे इग्नोर डेप्रिसिएशन एलिमेंट इन रिवैल्यूएशन पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बोला है तब आपको डेफिनेटली आपको ये काम करना है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये सब वर्किंग करने के लिए, इसमें से एक आध फिगर आपके पास नहीं होगा। अगर आपके पास वो फिगर नहीं है तब भी आप फिर डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर सकते हो, ओके। अदरवाइज आपको डेप्रिसिएशन फिर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये था पूरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ सब्सिडरी, उसका एडजस्टमेंट, जिसमें हमने देखा अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड के केस में रिवैल्यूएशन गेन अगर हो रहा है तो आप प्री प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है यानी रिवैल्यूएशन लॉस तो उसको आप प्री प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। फिर दूसरा इफेक्ट, जब आप कंसोलिडेशन करोगे तो एसेट जो है, एसेट में आप क्या करोगे सब्सिडरी के, आप वो फेयर मार्केट वैल्यू जो रिवैल्यूड फिगर है वो आप कंसिडर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट का केस है तो डेप्रिसिएशन के केस में अब आपको क्या देखना है कि आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर गेन हो रहा है तो उस केस में आपका और ज्यादा आपने फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ा दिया, तो यानी अब आपका डेप्रिसिएशन और ज्यादा चार्ज होना है, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप निकालोगे और उसको फाइंड आउट करके अब उतना आप माइनस करोगे करेंट ईयर के प्रॉफिट में से, जो कि कहाँ दिखता है वर्किंग नोट 1 उसमें पोस्ट पीएनएल में, ठीक है। बट
अगर कोई सेविंग्स हो रही है इन डेप्रिसिएशन तो उस केस में सेविंग्स को आपको ऐड बैक करना है, और वो ऐड बैक आप कहाँ करोगे, करंट ईयर के ही प्रॉफिट में, जो कि कौन सा होता है, पोस्ट पीएनएल, और वो भी आपको कहाँ मिलेगा, वर्किंग नोट 1 में। ठीक है, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट कैसे बनेगा ये मैंने आपको बता दिया, और इसके अकॉर्डिंग आप फिर सारे काम कर सकते हो। ओके, आज हम इसको इतना ही रखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए एडजस्टमेंट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ और खूब सारी लर्निंग के साथ। तब तक प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ में आप बेल आइकन जो है उसको आप क्लिक कर दें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तुरंत इन्फॉर्म हो जाएं कि हाँ अब वीडियो आ गया है और अब हमें इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी रैप अप करना है, और डाउट्स अगर हैं तो वो मैम से पूछना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।